वेलकम प्यारे बच्चों टू द थर्ड लेक्चर ऑफ क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले। बेटा हम लोग फॉर्मूलों के थ्रू पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। दो लेक्चर्स इसमें ऑलरेडी आप देख चुके हो, फर्स्ट और सेकंड। अगर बेटा आप किसी का छूटा हुआ हो तो वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी स्टोर है, उसको आप देख सकते हो। बच्चों इस लेक्चर का उद्देश्य अपना फास्ट रिवीजन करना है ताकि हम नीट और जेई 2022 उसमें एक अच्छी रैंक से स्कोर कर सकें। तो बेटा हम लोग 130 तक पहुंच गए थे। लेट्स मूव ऑन। तो बेटा 131 ये फॉर्मूला है जब आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हो एक्स या वाई या जेड के रेस्पेक्ट में, तो आपको उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। मतलब अगर आपने पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्स डायरेक्शन का फील्ड मिलता है, वाई के रेस्पेक्ट में तो वाई डायरेक्शन का फील्ड, जेड के डायरेक्शन में डिफरेंशिएट किया तो जेड डायरेक्शन का फील्ड मिलता है। अगर आप देखोगे तो इस पर नीट 2020 या 21 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। 132 बेटा ये फॉर्मूला है किसी चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब अगर कोई इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये उसका फॉर्मूला है 3q²/20πε0r। ये सॉलिड चार्ज स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब इंसुलेटिंग स्फीयर। 133 बेटा ये फॉर्मूला है किसी स्फेरिकल शेल। बेटा शेल और स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर आप अंदर जानते हो, शेल का मतलब हो गया कि अंदर वो जगह खाली है, सॉलिड स्फीयर मतलब पूरा ठोस है। तो ये जो 132 वाला फॉर्मूला था ये था एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए, और 133 है किसी हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल के लिए, यानी जिसमें बीच में जगह खाली है, सिर्फ बाहर मटेरियल है, सिर्फ बाहर चार्ज है, q²/8πε0r। 134 बेटा ये फॉर्मूला है किसी लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल का λ/2πε0 लॉगी बेस r, जहां r क्या है बेटा, वायर से उस पॉइंट की दूरी जहां पर तुम पोटेंशियल को निकाल रहे हो। 135 ये किसी रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अगर कोई रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R और उसके एक्सिस से आप स्मॉल r के डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकाल रहे हो तो ये उसका फॉर्मूला है। बेटा रिंग के लिए अगर ये कोई रिंग है, आप सेंटर पर उसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेते हो तो रिंग के हर पॉइंट की दूरी उस पॉइंट से सेम हो जाएगी, √r² प्लस स्मॉल r²। तो ये फॉर्मूला है रिंग के कारण किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे ओरिजिन से या सेंटर से पोटेंशियल का। 136 बेटा कैपेसिटेंस और चार्ज को रिलेट कर रहा है। Q=CV एक एलिमेंट्री फॉर्मूला जो चार्ज को, पोटेंशियल को और कैपेसिटेंस को रिलेट करता है, जहां की चार्ज Q चार्ज जो होता है बेटा ये पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, क्योंकि कैपेसिटर हो चाहे डाइपोल उसका नेट चार्ज तो हमेशा 0 होगा। 137 ये अगर आपने डाइलेक्ट्रिक्स को फिलअप किया बीच के स्पेस में, यानी डाइलेक्ट्रिक को बेटा फिलअप करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उनके प्लेट्स के बीच का जो गैप है उसको फिलअप कर रहे हैं, यानी जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का उसको फिलअप कर रहे हैं, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो आपने देखा सॉरी 137 बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है A∪0/d1/k1 प्लस d2/k2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब आप प्लेट के एरिया को आपस में फिलअप करते हो, यानी जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनका सेपरेशन तो वही है, यानी बीच का गैप दी है, लेकिन आपने एरिया को डिवाइड कर दिया है। तो ये केस बेटा बनता है कौन सा, पैरेलल का। तो ये जो केस है 138 वाला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है, 137 वाला सीरीज कॉम्बिनेशन का केस है। 139 बेटा ये स्फेरिकल शेप जो कंडक्टर हो, दो स्फेरिकल कंडक्टर हो R1 R2 रेडियस के, और आपने बाहरी स्फीयर को अर्थ कर दिया हो, तब उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। यानी एक रेडियस ये R1 ये R2, इसके बीच में मटेरियल आपने भर दिया है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, और आपने जो बाहरी सरफेस है उसको क्या कर दिया, उसको अर्थिंग कर दिया। तो बेटा यही फॉर्मूला चल जाता है अगर आप बाहरी सरफेस को अर्थ करो तो भी, और अगर अर्थ नहीं किया है तो भी सेम फॉर्मूला चल जाता है, यानी स्फेरिकल ग्रुप ऑफ शेल के किसके कैपेसिटेंस का। अगर आपने बेटा अंदर वाले शेल को अर्थ कर दिया तो इसमें कंडीशन ये बन जाती है कि अंदर वाले शेल को अर्थ किया तो आप ये मान लेते हो कि एक शेल इनफाइनाइट पर भी है, जिसके कारण दो कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं।
तो यही जो फॉर्मूला है 4πε0 k r1 r2 by r2 माइनस r1, ये प्लस ये मान लिया जाता है जो बाहरी शेल है उसने इन्फिनिटी के साथ में भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर रखा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है। इनर शेल में ये 4πε0 r2 ये भी आ गया, जबकि जब आपने आउटर शेल को अर्थ किया था तो वो टर्म नहीं था। 141, ये बेटा एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है 2πε0L बाय log b बाई ए। बेटा ये जब आप ln लिखते हो तो आपका मतलब होता है कि आप बेस ई की बात कर रहे हो। यहाँ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसका इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। 142, ये फॉर्मूला है अगर दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं और उनके हम कैपेसिटेंस की बात करें, यानी दो ऐसे पैरेलल वायर्स हो, रेडियस ऑफ वायर ए है और बीच का सेपरेशन डी है, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है, ε0L बाय log d बाई ए। अगर कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में जोड़ते हो तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, यानी C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। जबकि अगर उन्हीं को आप सीरीज में जोड़ते हो तो बेटा वो रेसिप्रोकल होकर के ऐड होते हैं, यानी 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 एंड सो ऑन। बेटा इस मामले में कैपेसिटर के जोड़ने का तरीका स्प्रिंग के बिल्कुल जैसा है, सिमिलर है, और रेजिस्टेंस के जोड़ने का तरीका इंडक्टर के जैसा होता है। तो कैपेसिटर के जोड़ने का तरीका और स्प्रिंग का एक जैसा है, और रेजिस्टेंस का और किसका, इंडक्टेंस का, दोनों का एक जैसा है। तो कैपेसिटेंस अगर जुड़ गए डायरेक्टली तो पैरेलल में जुड़ गए वो C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, और रेसिप्रोकल होकर जुड़े सीरीज में। इसीलिए ये कहते हो आप कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होता है, और जब आप पैरेलल में जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। 145 है चार्ज इंड्यूस का फॉर्मूला, यानी अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में भरा तो उसमें कितने का चार्ज इंड्यूस होगा, ये उसका फॉर्मूला है। क्यू क्या है, जो दो प्लेट्स हैं उनका चार्ज, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी दो प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, इन दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है वो क्यू का है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है तो उसमें कितने का चार्ज इंड्यूस होगा। अंडरस्टूड है, अगर इधर प्लेट पॉजिटिव है तो जो इंड्यूस चार्ज होगा वो डाइलेक्ट्रिक पर वो अपोजिट यानी निगेटिव। 146 है बेटा कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हाफ क्यू वी, यानी किसी कैपेसिटर को जो आपने चार्ज किया तो उसके पास कितने की एनर्जी है, ये उसका फॉर्मूला है। 147, ये दो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में या कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फोर्स कितने की लग रही है उसका फॉर्मूला है, क्योंकि अगर दो प्लेट्स हैं एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव चार्ज, तो जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के एक एलिमेंट्री कंसेप्ट के मुताबिक, तो वो अट्रैक्शन यहाँ भी होना चाहिए। क्योंकि दोनों प्लेट्स हैं तो उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स का ये फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं बेटा इसको 148 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये है दो कैपेसिटर प्लेट्स या कैपेसिटर पे दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितने की एनर्जी डेंसिटी है, यानी कितने की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसी को एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। 149, बेटा अगर हम दो प्लेट्स को, दो कैपेसिटर्स को आपस में जैसे हमने चार्ज कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, जब हमने उनको चार्ज किया C1 और C1 V1 को, C1 को V1 से, C2 को V2 से, और फिर हमने उसको जोड़ दिया, तो ये कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। ये C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये उनका कॉमन पोटेंशियल है। और V1 और V2 ये आप यानी किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल रहे हो। बेटा ये जो डायग्राम है ये गलत है, इसमें करते हो आप ये हो कि आपने C1 को चार्ज किया, C2 को चार्ज किया, और उसके बाद फिर आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हो, बल्कि ये वाली जो प्लेट है इसको आप हटा सकते हो, ये दोनों को हटा सकते हो, ये वाले को। तो ये केस है इसका। तो आपने दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज किया तो दोनों के बीच में चार्ज का मूवमेंट होगा, तब तक चार्ज का मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि वो पोटेंशियल उनका क्या ना हो जाए बेटा, कॉमन ना हो जाए। तो उस हिसाब से ये आप फार्मूला निकाल लेते हो कॉमन पोटेंशियल का, और किसी भी एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप उस केस में जैसे कॉमन पोटेंशियल आ गया, अगर आप चार्ज की बात करो, पोटेंशियल चार्ज की बात करो, कैपेसिटर उसके उस पर पोटेंशियल की बात करो, तो आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हो।
बेटा ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है कॉमन पोटेंशियल का, वो यहां से आ रहा है, ये आ रहा है यहां से कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है, ये वाला आप हटा सकते हो, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बस है, इसको आप हटा दो। चलो आगे बढ़ो बेटा, वो गलत बन गया उसमें, उसको आप हटा दो। चलो अब आ जाओ बेटा 150 पर। तो 150 जो फॉर्मूला है वो चार्ज, क्योंकि बेटा ये जो टाइपिंग हुई है ये बहुत फास्ट जो टाइपिस्ट है उसको करना पड़ा है, क्योंकि एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करने के लिए फॉर्मूले के जरिए इसको बनाना पड़ा है, तो कुछ एक छोटी छोटी मिस्टेक्स है, तो उसको हम लोग जब इसको डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ में कवर करते चल रहे हैं, जैसे पीछे आपने कैप्चर में देखा। बेटा 150 है Q इक्वल टू आई टी, ये रिलेशन जो ये फॉर्मूला जोड़ रहा है चार्ज को करंट के साथ में, Q इक्वल टू आई टी। 151 ये करंट डेंसिटी को रिलेट कर रहा है J डॉट जी एस। बेटा ये J और डी एस ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो J यानी करंट डेंसिटी का आप एरिया के साथ में, यानी करंट डेंसिटी बेटा होती क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, तो उसका एरिया के साथ में आप क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ये करंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। 152 बेटा करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जोड़ने वाला फॉर्मूला है, I इक्वल टू एन ई ए बी डी। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 153 इज बेटा मोबिलिटी, म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। 154 आपका एक जाना पहचाना फॉर्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर। किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, V, कितने का करंट है I, और क्या उसका रेजिस्टेंस है। 155 बेटा रेजिस्टिविटी को रिलेट कर रहा है, रेजिस्टिविटी E अपॉन J होती है, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो यहाँ E क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, J क्या है, करंट डेंसिटी। 156 किसी वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी, वायर की लेंथ L और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। किसी मटेरियल की किसी रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी अगर मेटल्स हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी भी और उनका ये 158 नंबर पे बेटा उसका रेजिस्टेंस भी, ये दोनों इंक्रीज करते हैं टाइम के साथ में, और यही इसलिए कहा जाता है बेटा कि जो अल्फा है वो मेटल्स के लिए पॉजिटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेगा, और यही जो अल्फा निगेटिव हो जाता है फॉर सेमीकंडक्टर्स, यानी सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ये वैल्यूज डिक्रीज करती है। 159 है बेटा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मीन फ्री पाथ के साथ में है। 160 अगेन बेटा जो रेजिस्टिविटी है उसका रिलेशन है मीन फ्री पाथ के साथ में। 161 बेटा पावर का फॉर्मूला आ गया, ये किसी बल्ब की पावर I स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या वी आई, ये फॉर्मूला हो गया कोई बल्ब अगर है तो उसके पावर का। 162 बेटा ये क्या बताता है, ये किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। जब आप प्लस लेते हो तो वो सेल चार्ज हो रही होती है, जब आप माइनस लेते हो तो वो सेल डिस्चार्ज हो रही होती है, यानी किसी सेल का ईएमएफ और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों दो अलग बातें हैं। किसी सेल का ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जबकि या तो करंट फ्लो ही ना कर रहा हो सर्किट में यानी I जीरो हो जाए, या वो सेल आइडियल नेचर की हो यानी बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। तो प्लस आप कब लोगे इसमें, जब चार्जिंग हो रही होगी, माइनस कब लोगे, डिस्चार्जिंग हो रही होगी, यानी किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा होता है अगर वो चार्ज हो रही हो, और वही कम होता है अगर वो डिस्चार्ज हो रही हो। बढ़े आगे 163 बेटा, अगर इसमें किसी में कहीं कोई डाउट होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। रेजिस्टेंस को बेटा जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो वो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, और जब आप उन्हें पैरेलल में जोड़ते हो तो 1 बाई होकर के जोड़ते हैं। बेटा यहाँ भी ये प्लस ये 1 जो ये लिखा हुआ है ये नहीं रहेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, यानी जब आप सीरीज में जोड़ रहे हो तो वो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, यानी बिल्कुल वैसे ही जुड़ेंगे जैसे कैप्चर पैरेलल में जुड़ रहे थे। 164 जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ते हो तो ये रेसिप्रोकल होकर जुड़ते हैं, यानी रेजिस्टेंस पैरेलल में वैसे जुड़ रहे हैं जैसे कैपेसिटर किस में जुड़ रहे थे, सीरीज में। ठीक है,
इसी लॉजिक से बेटा आप ये कह सकते हो कि अगर आपने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा तो इक्विवेलेंट सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा, और अगर आपने पैरेलल में जोड़ा तो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। 165 बेटा फॉर्मूला है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। जब आप किसी कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ लगा के बैटरी से जोड़ देते हो तो जैसे जैसे आप टाइम बीतता जाता है तो कितने का चार्ज उस पर डेवलप हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला है। क्यू नॉट कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज है, टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस। और बेटा इसी को आप कहते हो आर इंटू सी को टाइम कांस्टेंट। और इसी से आप ये देख सकते हो जब टी की वैल्यू जीरो होगी तो चार्ज जीरो होगा, और टाइम जब इनफाइनाइट टेंड करेगा तो चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है क्यू नॉट, और उसी को बेटा आप बोलते हो क्या, स्टेडी स्टेट। 166 बताता है चार्जिंग के दौरान जो करंट फ्लो कर रहा है उसका फॉर्मूला। यानी पहले जो होता है करंट वो मैक्सिमम होता है और बाद में करंट जाकर के खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ बेटा क्यू नॉट क्या है, सी वी, और आई नॉट क्या है, वी बाई आर। यानी रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटेंस है, वी आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस है। 167 जब आप उसी कैपेसिटर को जब एक बार वो पूरी तरह चार्ज हो गया और तब आप उसको डिस्चार्ज करने के लिए अलाउ करते हो, डिस्चार्ज जब करते हो तो चार्ज और करंट कैसे वेरी करते हैं ये उस पर है। आप देख सकते हो दोनों की इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी हैं, करंट की भी और चार्ज की भी। यानी दोनों ही टाइम के साथ साथ रिड्यूस करते हुए जीरो की तरफ आएंगे। बेटा करंट में आप एक साइन और देख रहे हो, माइनस साइन। ये माइनस साइन बताता है आपको कि जो चार्जिंग करंट है और जो डिस्चार्जिंग करंट है उनके डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। 168 बेटा ये फॉर्मूला है अगर आपके पास n सेल्स हैं जो कि सीरीज में लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ऐसे m रोज लगी हुई हैं। यानी मान लो 10 सेल्स एक सीरीज में लगी हैं तो n की स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 10, और ऐसे 10 आपने पैरेलल में लगा रखे हैं मान लो 5, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये कॉम्बिनेशन का उसमें से कितने का करंट फ्लो कर रहा है एंड सो ऑन उसका फॉर्मूला है। तो mne बाय mr प्लस nr, n सेल्स हैं जो कि सीरीज में लगी हैं और फिर उसके बाद पैरेलल में, उतना ही। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये अगर एक जैसी प्लेट्स लगी हों तो उनके इक्विवेलेंट ईएमएफ को निकालने वाला फॉर्मूला है। मतलब अगर हमारे पास कुछ सेल्स हैं E1 R1 E2 R2 की, जहाँ की R1 R2 बेटा क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अगर प्लेट्स एक जैसी जुड़ी हैं तो आप उसमें प्लस लोगे। कहाँ प्लस लोगे, ये ऊपर। बेटा आप देख सकते हो नीचे तो 1/R1 प्लस 1/R2 ही हमेशा, तो माइनस कब लोगे, जब प्लेट्स अपोजिट जुड़ी हुई हो, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से जुड़ी हो एंड सो ऑन। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ी है तो प्लस लेना, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ी है तो माइनस लेना। 170 बेटा फॉर्मूला है कि अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर आप जो मैग्नेटिक फोर्स निकालते हो ये उसका फॉर्मूला है। यानी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका फॉर्मूला है ये। बेटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ोगे, तना हुआ अंगूठा तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखा देगा। इसको बेटा हम लोगों ने जो मैग्नेटिज्म वाले जो क्विक रिवीजन सीरीज में इसके कंसेप्ट को डाला हुआ है तो उसको आप और डीपली स्टडी कर सकते हो। 171 है बेटा लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है कि जब किसी जगह पर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों किस्म की मान लो फील्ड्स मौजूद हों तो चार्ज पे दोनों किस्म की फोर्स लगेगी, तो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। 172 ये फॉर्मूला है किसी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और यहाँ वेक्टर साइन छूट रहा है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पर कितने का मैग्नेटिक फोर्स निकलेगी ये उसका फॉर्मूला है। और इसी को जब आप एक्सपेंड कर देते हो तो ये बन जाता है IBL साइन थीटा। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है? ठीक बेटा, अगर कहीं उसमें कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। 173 ये है टॉर्क। अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल यानी कोई करंट कैरिंग लूप हो, तो उस पर कितने का टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला है टाउ इज टॉर्क, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, बेस मैग्नेटिक फील्ड। और उसी डाइपोल पर कि तो उसकी कितने की एनर्जी होगी वो आप निकाल लेते हो माइनस म्यू डॉट बी से। यानी बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल इक्विवेलेंट है, जब आपने यू निकाला था माइनस पी डॉट ई, तो ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। 175 ये बताता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का
फॉर्मूला, यानी करंट कैरिंग कोई मैग्नेटिक वायर है, लूप है, तो उसमें कितने का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे अगर वो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। 176 बेटा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंकते हो तो वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2πm। क्यू वो चार्ज है जिसको फेंका तुमने, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और एम उस पार्टिकल का, जिस चार्ज को फेंका है उस पार्टिकल का मास है। बेटा उसका जो रेडियस है वो इसमें बेटा एक चीज और लिख लेते हैं हम लोग, ये सीधे हेलिक्स पर आ गए हैं, तो रेडियस का एक फॉर्मूला बेटा यहां पर आप लोग अलग से लिख लो। रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी, और इसी में टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी लिख लो आप लोग, इसी फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दोगे, दैट इज 2πm बाय क्यू इंटू बी। चलो अब आते हैं बेटा, अगर हमने चार्ज को कुछ एंगल बनाते हुए फेंका है तो वो हेलिकल पाथ में चलता है। हेलिक्स मतलब जैसे स्प्रिंग, यानी जितनी देर में पार्टिकल ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया उतनी देर में वो थोड़ा सा आगे ट्रांसलेट कर गया। तो यहाँ थीटा एंगल है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल थीटा, तो v का कॉस कंपोनेंट जिम्मेदार होगा उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे रखने के लिए, और v का साइन कंपोनेंट बड़ा जिम्मेदार होगा उसको सर्किल पाथ पे रखने के लिए। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, मास, वेलोसिटी, एंगल, क्यू इज चार्ज, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। पिच ऑफ हेलिक्स का बेटा मतलब क्या हुआ कि जितनी देर में पार्टिकल ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया वो कितना आगे ट्रांसलेट कर गया। तो कुछ नहीं करते हैं, उसमें जो टाइम आया 2πm बाई क्यू बी उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो v cos थीटा से, यानी जितनी देर में उसने एक साइकिल कंप्लीट किया उतनी देर में वो कितना आगे ट्रांसलेट कर गया, दैट इज पिच ऑफ हेलिक्स। 179 बेटा ये फॉर्मूला बताता है कि दो चार्जेस अगर Q1 Q2 हैं और वो V1 V2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, उनके बीच का सेपरेशन हो r, तो उनके बीच की मैग्नेटिक फोर्स का, यानी μ0 अपॉन 4π Q1 V1 Q2 V2 बाय r स्क्वायर, ये दो चार्जेस के बीच में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। 180 बेटा ये अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है रेडियस r की, तो उसके हम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई हमारे पास कोई थिक वायर है, कोई मोटी वायर है जिसमें कि करंट थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अंदर करंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका फॉर्मूला ये है μ0 अपॉन 2π I इंटू स्मॉल आर। जैसे मान लो बेटा ये रेडियस है कैपिटल आर और आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर, तो किसी करंट कैरिंग थिक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। जब आप बात करते हो सरफेस की उसके, तो μ0 अपॉन 2π I बाई आर, यानी जब सरफेस की बात करोगे तो पूरे सिलेंड्रिकल करंट को तुम ये मान लोगे कि वो लाइन चार्ज है और वो उस सिलेंडर के एक्सिस पर फ्लो कर रहा है जैसे करंट, तो वो प्रैक्टिकली एक वायर की तरह से बिहेव करने लगेगा। और वही फॉर्मूला बेटा ये लास्ट में देखो, तो ये अगर बाहर निकल जाओ, यानी वायर से बाहर, जो थिक वायर है उसके बाहर चले गए, तो वो एक थिन वायर की तरह से बिहेव करने लगेगी जो कि एक्सिस पर फ्लो कर रही है। तो वही फॉर्मूला चल जाएगा जो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर के लिए होता है। 182 बेटा ये फॉर्मूला है किसी लॉन्ग फ्लैट स्ट्रिप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का, ए उसकी विड्थ हो गई फ्लैट स्ट्रिप की, आर जो या ए जिस पॉइंट पर तुमको निकालना है आर उसकी विड्थ हो गई। 183 बेटा ये फॉर्मूला बता रहा है कि दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज μ0 अपॉन 2π I1 I2 बाय r, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रही होंगी तो उनमें अट्रैक्शन होगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही होगी, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इनमें रिपल्शन होगा। ये उसका फॉर्मूला है। 184 तो ये अगर कोई लॉन्ग सॉलिनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 INI। बेटा μ0 हो गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I उसमें हो गया करंट, और N उसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, μ0 NI किसी सॉलिनॉइड के अंदर फील्ड का फॉर्मूला। 185 अगर आप सॉलिनॉइड के एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा निकालते हो तो वो होता है कंप्लीटली, अगर इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है तो उसका हाफ,
म्यू नॉट एन आई बाई टू। अगर पूरी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है तो म्यू नॉट एन आई, अगर आप एक एंड पर निकाल रहे हो तो म्यू नॉट एन आई बाय टू। ये फॉर्मूला आया कहां से है? ये 186 से आया है बेटा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी म्यू नॉट एन आई बाई टू cos थीटा 1। जैसे अगर सोलेनॉइड है तो एक सिरा थीटा 1 एंगल बना रहा होगा, दूसरा सिरा थीटा 2 का एंगल बना रहा होगा, यानी जब ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगी तो थीटा 1 हो जाएगा बेटा 0 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो 184 में आपने लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए निकाला, यानी 186 से आप 184 का फॉर्मूला बना सकते हो। बेटा 187 है बायट-सैवर्ट लॉ, जो कि अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का नहीं है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, ये उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन आप वैसे ही निकाल सकते हो जैसे कि आपने एम्पियर्स लॉ में निकाला होगा, लेकिन बस यहां पर एक ही चीज का अंतर है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म वायर के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 188 बेटा ये फॉर्मूला है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिलेट करता है परमेबिलिटी और परमिटिविटी के साथ में। यानी कोई अगर जैसे वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पहला वाला परमिबिलिटी, दूसरा वाला परमिटिविटी। तो ये 1/c² के बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेटा ये फॉर्मूला है टोरॉइड का। टोरॉइड यानी अगर सॉलिनॉइड है और उसी को तुम दो सिरा पकड़ के जोड़ दो तो एक इस तरह से स्प्रिंग का कंडीशन बन जाएगी, वो टोरॉइड का फॉर्मूला है। जहां म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अंडरस्टूड है, व्हाट इज एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड, और आर क्या है? आर बेटा सेंटर से जिस दूरी पर आप फील्ड को निकाल रहे होगे वो डिस्टेंस है। 190 बेटा बता रहा है आपको किसी करंट कैरिंग वायर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर। बेटा आर इसमें क्या है? उस रिंग का रेडियस। एक्स क्या है? सेंटर से जिस दूरी पर हमें फील्ड को निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं पता है बेटा? अगर करंट कैरिंग वायर लूप है तो दाहिने हाथ की उंगलियों को आप करंट के सेंस में मोड़ोगे, तना हुआ अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन दिखा देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन दिखा देगा। 191 बेटा ये है अगर x फार फार ग्रेटर देन r हो तो आप उसको एक ट्रीट कर सकते हो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका म्यू हो। तो आपने और कुछ नहीं किया, इसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे पाई को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर I इंटू पाई आर स्क्वायर, उसको आपने आई ए लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड का, उसी जो करंट कैरिंग वायर लूप है उसी के कारण। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये बताता है कि अगर कोई फाइनाइट वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितने का होगा। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। बेटा थीटा जैसे अगर यही वायर इनफाइनाइट हो जाए तो थीटा 1 टेंड कर जाएगा 0 की तरफ और थीटा 2 टेंड कर जाएगा 180 की तरफ। तो आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का निकाला हुआ है। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये बता रहा है आपको कि अगर कोई आर्क है, मतलब कंप्लीट लूप नहीं है, उसका एक टुकड़ा है, तो अगर एक कंप्लीट लूप होता तो उसके सेंटर का फील्ड होता म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब उसमें अगर आपने अल्फा एंगल बनाया तो अल्फा अपॉन 2 पाई, यानी सेंटर पर फील्ड करंट कैरिंग वायर लूप के म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता। तो ये तब होता है जब ये 2 पाई रेडियंस होता। तो अगर ये अल्फा एंगल है तो कितने का फील्ड बनेगा, ये उसका फॉर्मूला है। 192 बेटा अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड बनाता है। तो ये चार्ज अगर कोई मूव कर रहा है तो बेटा उससे r डिस्टेंस पर या r पोजीशन वेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। v उसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, r वहां से आप पोजीशन वेक्टर खींचोगे तो ये उसके बीच का एंगल थीटा। r क्या है? जैसे वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, चार्ज चल रहा है और इस पॉइंट पे तुमको फील्ड निकालना है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये चार्ज वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये बीच का एंगल थीटा। 193 बेटा बताता है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ये बेटा ये कंसेप्ट आ जाता है काफी हद तक सिमिलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जैसे वहां पे E डॉट डी एस होता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बेटा होता है B डॉट डी एस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट,
एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं और बाहर की तरफ लेते हैं। 194 बेटा ये आ गया तुम्हारा फेराडेज लॉ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फेराडेज लॉ जो कि इंड्यूस ईएमएफ के लिए यूज होता है। 195 ये बताता है कि अगर कोई रॉड मूव कर रही है, रोटेट कर रही है बल्कि, तो उसके एक या दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा। जैसे अगर ये रॉड है ये और ऐसे रोटेट कर रही है तो इसके दोनों सिरों के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 195 वो फॉर्मूला है। भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जैसे रॉड ऐसे रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एल उसकी लेंथ हो गई। और बेटा यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अगर एक डिस्क हो, उसके सेंटर और उसके एंड के बीच, पेरिफेरी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकाल, मैग्नेटिक वो ईएमएफ इंड्यूस निकालना हो, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हो, तो यही फॉर्मूला वहां भी चल जाएगा। 196 बेटा ये अगर कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एल इज लेंथ एलिमेंट। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, ये उसका फॉर्मूला है। 197 बेटा ये बताता है चार्ज का फ्लो। अगर कोई सर्किट है जिसमें से फ्लक्स φ1 और φ2 हो गया, तो उसमें से कितने का चार्ज फ्लो कर गया होगा, यानी आप फ्लक्स का डिफरेंस ले लोगे, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे बेटा, तो आपको मिल जाएगा क्या, उसमें से कितने का चार्ज फ्लो किया है। 198 बेटा ये बताता है कि अगर कोई रॉड है और वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये रॉड है और ये वेलोसिटी वेक्टर इसका लेंथ के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी ये ऐसे तिरछा जा रही है, ये लेंथ वेलोसिटी वेक्टर ऐसे तिरछा, ये एंगल थीटा, तो ये बताता है कि उन दो सिरों के बीच में कितने का ईएमएफ इंड्यूस होगा, VLV sin थीटा, जहां V वेलोसिटी वेक्टर और ये जो लेंथ है ये साइड, इसके बीच का एंगल थीटा होता है। 199 बेटा बताता है कि किसी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। व्हाट इज कैपिटल एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी अगर कोई इंडक्टर है तो उसके अंदर कितने का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और 200 बेटा ये फॉर्मूला है किसी इंडक्टर के, किसी सोलिनॉइड के इंडक्टेंस का। म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, बेटा म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, एन हो गया स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल उसकी लेंथ हो गई और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, तो चलो बेटा इस वीडियो में इतना ही, इतने को अच्छे से रिवाइज करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखो जिसमें हम लोग इसके आगे का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस देखे हैं, वेल एंड गुड, इसी के अकॉर्डिंग बेटा अपना अच्छे से रिवीजन करते रहो, अगर नहीं देखा तो उसको देखो। और नेक्स्ट लेक्चर में, इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे के कुछ फॉर्मूलों को कवर करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग और मस्ती से पढ़ाई करो, एकदम मौज लेके पढ़ाई करना है, कोई टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, एकदम कूल माइंड पढ़ाई करना है, एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन निकालना है। ठीक है बेटा, अगर कोई सजेशन हो या कुछ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग इसी के आगे सीक्वेंस में।